मैडम स्पीकर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2016-17 का बजट भाषण प्रस्तुत करता हूं। मैं यह बजट ऐसे समय में प्रस्तुत कर रहा हूं जब वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। वैश्विक स्तर पर विकास 2014 के 3.4% से कम होता हुआ 2015 में 3.1% के स्तर पर आ गया है। वित्तीय बाजारों पर आघात हुए हैं और वैश्विक व्यापार कम हो गया है। विश्व स्तर पर इन प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपना आधार मजबूत रखा है। हमारी अंतर्निहित ताकत और इस सरकार की नीतियों की मेहरबानी से भारत को लेकर अपार विश्वास और आशा कायम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को मंद पड़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच एक दैदीप्यमान प्रकाश स्तंभ का नाम दिया है। विश्व आर्थिक मंच ने कहा है कि भारत का विकास असाधारण रूप से उच्च रहा है। हमने यह उपलब्धि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद हासिल की है कि हमें विरासत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली थी जिसमें विकास कम, महंगाई अधिक और सरकार की शासन करने की सामर्थ्य में निवेशक का विश्वास शून्य था। चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौर मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको कि इन हालात में आता है दरिया करना पार हमें। Let us look at our achievements. आइए पिछली सरकार के अंतिम 3 वर्षों की तुलना में जब विकास दर घटकर 6.3% रह गई थी, अब हम अपनी उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अब बढ़कर 7.6% हो गई है। ऐसा पिछली सरकार के अंतिम 3 वर्षों के दौरान विश्व निर्यातों में हुई 7.7% की वृद्धि की तुलना में वैश्विक निर्यातों में 4.4% की कमी होने के बावजूद हुआ। पिछली सरकार के अंतिम 3 वर्षों के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी मुद्रास्फीति 9.4% के स्तर पर थी। हमारी सरकार के कार्यकाल में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी मुद्रास्फीति कम होकर 5.4% हो गई, जिससे लोगों को बड़ी राहत हुई। यह उपलब्धि पिछली सरकार के अंतिम 3 वर्षों के दौरान हुई सामान्य वृद्धि की तुलना में लगातार 2 वर्षों की तुलना में 13% की कमी के बावजूद हुई। हमारी वैश्विक स्थिति मजबूत है। चालू घाटा जो पिछले वर्ष के पूर्वार्ध में 18.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वह इस वर्ष घटकर 14.4% है। अनुमान है कि यह 1.4% रह जाएगा इस वर्ष के अंत तक। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। पिछले 21 महीनों में हमारे द्वारा किए गए उपायों से अर्थव्यवस्था न केवल अधिक तीव्र विकास पथ पर स्थापित हुई, बल्कि इनके जरिए पिछली सरकार द्वारा सृजित विकास में मौजूदा कमी को भी पार किया। हमें कठिन वैश्विक माहौल, प्रतिकूल मौसमी स्थितियों और बाधाकारी वातावरण में काम करना पड़ रहा है। महोदय, दोनों परिबलों से ने परेशान किया है। We believe in the principle that money with the government. सिद्धांत में है कि सरकार के पास जो पैसा है वह जनता का है और हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम अपने लोगों, विशेषकर निर्धन और दलितों के कल्याण के लिए विवेक और समझदारी से खर्च करें। हमने 2015-16 में संशोधित अनुमान स्तर के पर अपने आयोजना व्यय में बढ़ोतरी की है, जबकि आम परिपाटी में इसे कम करने की है। हमने ऐसा 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारने के बावजूद किया, जिनसे राज्यों को किए जाने वाले अंतरणों में 55% की वृद्धि हुई है। अब हमें भविष्य की ओर देखना है। वैश्विक स्तर पर और अधिक मंदी और खलबली मचने के जोखिम बढ़ते जा रहे हैं। इससे भारत के लिए आर्थिक प्रबंधन का कार्य पेचीदा हो रहा है। इस स्थिति में हम पर 3 गंभीर प्रयास पड़ेंगे। पहला, हमें बृहद आर्थिक स्थिरता और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित करके इन जोखिमों से अपनी रक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। दूसरा, चूंकि विदेशी बाजार कमजोर है, इसलिए हमें घरेलू मांग और भारतीय बाजारों पर निर्भर रहना होगा ताकि
ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत का विकास धीमा न हो। और तीसरा, हमें आर्थिक सुधारों और नीतिगत उपायों की रफ्तार बनाए रखनी होगी। हम इन चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखते हैं। वित्त वर्ष 2015-16 और 16-17 सरकारी व्यय के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हैं और रहेंगे। 14वें वित्त आयोग ने करों में केंद्र का हिस्सा 68% से घटाकर 58% कर दिया है। वित्त वर्ष 15-16 में हम करों में केंद्र के हिस्से में की गई बड़ी कटौती के बावजूद राजस्व उछाल के कारण बजटीय व्यय में सुधार करने में समर्थ हुए। अगले वित्त वर्ष 16-17 में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और रक्षा कर्मियों के लिए एक रैंक एक पेंशन के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसलिए सरकार को अपने व्यय में प्राथमिकता तय करनी होगी। हमारी इच्छा है कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, अवसंरचना क्षेत्र में किए जाने वाले व्यय में वृद्धि की जाए और बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की व्यवस्था हो। इससे उन क्षेत्रों की समस्या का समाधान हो पाएगा जिन पर तत्काल दिए जाने की आवश्यकता है। सरकार इस प्राथमिक दायित्व को भी निभा लेगी और उनको पर ध्यान देगी जो सरकार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों के परिव्यय को बढ़ाते हुए सरकार समाज के कमजोर वर्गों की मदद के लिए 3 मुख्य स्कीमें शुरू करेगी। प्रकृति के प्रतिकूल प्रभावों से किसान की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। किसान बीमा प्रीमियम की एक मामूली राशि अदा करेगा और कोई नुकसान होने की दशा में सर्वाधिक मुआवजा प्राप्त करेगा। एक स्वास्थ्य बीमा योजना की भी घोषणा की जा रही है जिसमें देश की 1/3 आबादी को अस्पताली व्यय के संबंध में सुरक्षा दी जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक नया कदम उठा रही है कि बीपीएल परिवारों को सरकारी सब्सिडी की मदद से रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा दी जाए। इससे महिलाओं पर और उन बीपीएल परिवारों के स्वास्थ्य में काफी सुधार होगा जो चूल्हे पर खाना बनाने के दुष्परिणामों से ग्रसित हैं। वार्षिक बजट सरकार के लिए आने वाले वर्ष में अपनी प्राथमिकताएं तय करने का एक और अवसर भी है। हमारी सरकार की प्राथमिकता साफ तौर पर कमजोर वर्गों, ग्रामीण क्षेत्रों और सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना के निर्माण के लिए अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराना है। सरकार अभी चल रहे सुधार कार्यक्रम को जारी रखने का प्रयास भी करेगी और वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित करना, शोधन अक्षमता और दिवालियापन कानून तथा संसद के समक्ष लंबित अन्य सुधार उपायों को पारित करना सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त, जैसा कि मैं आगे जाकर खुलासा करूंगा, हम महत्वपूर्ण सुधार शुरू करेंगे, जैसा कि एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जो यह सुनिश्चित करे कि सभी सरकारी लाभ उन्हीं व्यक्तियों को दिए जाएं जो उनके पात्र हैं। ऐसा आधार मंच को सांविधिक समर्थन देकर किया जाएगा। परिवहन क्षेत्र से संबंधित विधायी ढांचे में बड़े परिवर्तन करना ताकि उसे बाधाओं और प्रतिबंधों से मुक्त किया जा सके। विपणन संबंधी नपी तुली स्वतंत्रता देकर गैस की खोज और अन्वेषण को प्रोत्साहन करना, वित्तीय फर्मों की समस्याओं के समाधान से निपटने के लिए व्यापक कानून बनाना, सरकारी निजी भागीदारी की परियोजना और जन उपयोगी सेवाओं से जुड़ी संविधाओं में विवाद के समाधान के लिए कानूनी ढांचे की व्यवस्था करना, बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करना और साधारण बीमा कंपनियों की पब्लिक लिस्टिंग आदि महत्वपूर्ण है। इसलिए अगले वर्ष के लिए हमारा महत्वपूर्ण एजेंडा इस दिशा में ट्रांसफॉर्म इंडिया का है। इसलिए मेरे बजट में 9 विशिष्ट स्तंभों पर विशेष एजेंडे पर टिके हैं। पहला है कृषि और किसान कल्याण। किसानों की आय को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण रोजगार और अवसंरचना पर बल दिया जाएगा। तीसरा, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य देखरेख सहित सभी को कल्याण और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में शामिल करना। शिक्षा, कौशल और रोजगार सृजन, भारत को ज्ञान आधारित और उत्पादनकारी समाज बनाना। अवसंरचना और निवेश। 5वां, कार्य दक्षता और जीवन स्तर में सुधार करना। 6, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, पारदर्शिता और स्थिरता लाना। 7, अभिशासन और कारोबार करने में आसानी, लोगों को अपनी पूर्ण क्षमता साकार करने में समर्थ करना।
8. राजकोषीय अनुशासन, सरकारी वित्त साधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन और जरूरतमंद लोगों को लाभों की सुपुर्दगी। और 10. कर संबंधी सुधार, नागरिकों में विश्वास करके अनुपालन के बोझ को कम करना। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में मैं विशिष्ट नीतिगत उपाय रेखांकित करूंगा जिनका हमारी अर्थव्यवस्था पर और हमारे नागरिकों के जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण। लेट मी फर्स्ट टेक अप सबसे एग्रीकल्चर। पहले मैं कृषि और किसान कल्याण की बात करता हूँ। हम अपने किसानों के प्रति आभारी हैं कि वे हमारे देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। हमें खाद्य सुरक्षा से आगे सोचना होगा और अपने किसानों को आय सुरक्षा देनी होगी। इसलिए सरकार खेत और खेत से इतर क्षेत्रों में अपनी दखल कार्रवाई की दिशा बदलेगी ताकि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए। कृषि और किसान कल्याण के लिए हमारा कुल आवंटन 35,984 करोड़ रुपए है। हमें अपने जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग करने, सिंचाई के लिए नई अवसंरचना निर्मित करने, उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से मृदा की उर्वरता बनाए रखने और मूल्यवर्धन प्रदान करने एवं खेत से बाजार तक संपर्क से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। देश में 141 मिलियन हेक्टेयर निवल जोत क्षेत्र में से केवल 46% क्षेत्र की सिंचाई होती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को सुदृढ़ किया गया है और इसे मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। इस स्कीम के तहत 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। AIBP के तहत जिन 89 सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन लंबे समय से पिछड़ रहा है उसमें तेजी लाई जाएगी। इससे 80.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने में सहायता मिलेगी। इन परियोजनाओं के लिए अगले साल 17,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और अगले 5 वर्षों में 86,500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हम सुनिश्चित करेंगे कि इनमें से 23 परियोजनाएं 31 मार्च 2017 से पहले पूरी कर ली जाएं। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की आरंभिक कॉर्पस निधि से नाबार्ड में एक समर्पित दीर्घ अवधिक सिंचाई निधि बनाई जाएगी। ये सब हासिल करने के लिए 2016-17 में बजटीय सहायता और बाजार उधारों के जरिए कुल 12,517 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर संपोषणीय भूजल संसाधन प्रबंधन का एक बड़ा कार्यक्रम तैयार किया गया है और इसके लिए बहुपक्षीय निधियन का प्रस्ताव है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कम से कम 5 लाख फार्म तालाबों और कुओं तथा जैविक खाद के उत्पादन के लिए 10 लाख कंपोस्ट गड्ढों का निर्माण मनरेगा के अंतर्गत आवंटनों का लाभ कर उपयोग करके किया जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का अब अधिक उत्साह के साथ कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके जरिए किसान मृदा के पोषक स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और वे उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मार्च 2017 तक सभी 14 करोड़ जोतों को शामिल करने का लक्ष्य है। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता संबंधी राष्ट्रीय परियोजना हेतु 368 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उर्वरक कंपनियों के 2000 मॉडल खुदरा बिक्री केंद्रों को अगले 3 वर्षों के दौरान मुहैया कराई जाएंगी। उर्वरक कंपनियां शहर के कंपोस्ट का सह विपणन भी करेंगी जो रसायन उर्वरता की क्षमता को बढ़ाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित करने के लिए एक नीति भी सरकार द्वारा अनुमोदित हो गई है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में जो कि देश की कृषि योग्य भूमि का लगभग 55% है, फसल की उपज बढ़ाने के लिए जैविक खेती का संवर्धन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 2 महत्वपूर्ण स्कीमें शुरू की हैं। पहली परंपरागत कृषि विकास योजना जिसके अंतर्गत 3 वर्ष की अवधि में 5 लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती की जाएगी। दूसरी सरकार ने मूल्य श्रृंखला आधारित जैविक खेती स्कीम शुरू की है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास कहलाती है। मूल्यवर्धन पर जोर दिया जा रहा है ताकि इन भागों में उगाई जाने वाली जैविक उपज को घरेलू और निर्यात बाजार मिल सके। इन स्कीमों हेतु 412 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दालों के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित किया गया है।
इसमें शामिल किए जिलों की संख्या बढ़ाकर 622 की गई है। 674 कृषि विज्ञान केंद्रों के बीच कुल 50 लाख रुपए की राशि के साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। किसानों की आय के लिए बाजारों की सुलभता बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार एकीकृत कृषि विपणन समिति स्कीम कार्यान्वित कर रही है, जिससे साझा ई मार्केट मंच की परिकल्पना की गई है। इसे चुनिंदा 585 विनियमित थोक बाजारों में काम में लाया जाएगा। राज्यों के एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन करना ई मंच में शामिल करने की अपेक्षा है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले ही 12 राज्यों ने अपने एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन कर दिया गया है और इसमें शामिल करने के लिए तैयार है। एकीकृत कृषि विपणन ई मंच इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय पूल भंडार में भंडारण क्षमता में 97 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी की गई है। हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को इस तरह कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं की गई। ये स्कीम विगत में वित्त संसाधनों की कमी से ग्रस्त रही है। वर्ष 2012-13 और 13-14 में आवंटन केवल 8,885 करोड़ और 9,805 करोड़ रुपए था। हमने पिछले 2 वर्षों में आवंटन काफी बढ़ाया है और अब 2016-17 में 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये जो 19,000 करोड़ है, दिस इज ओनली 60% ऑफ द कॉस्ट, क्योंकि 40% स्टेट्स बेयर करेंगे। टुगेदर विद द स्टेट शेयर टोटली अबाउट 27,000 करोड़ और राज्यों के हिस्से में 16-17 में 27,000 करोड़ इस योजना पर खर्च किए जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम को पूरा करने का लक्ष्य 2021 के बजाय अब 2019 किया जाए और 2.23 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके बाकी 65,000 पात्र बस्तियों को जोड़ दिया जाए। तदनुसार निर्माण की प्रगति जो 2011-14 के दौरान औसत 73.4 किलोमीटर की तुलना में इस समय प्रतिदिन 100 किलोमीटर है, उसे काफी हद तक बढ़ाया जाएगा। प्राकृतिक आपदा के बाद किसानों की सहायता करने के लिए सरकार ने अप्रैल 2015 में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि के अंतर्गत सहायता के मानदंडों में संशोधन किए हैं। किसानों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 2015-16 में 8.5 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 16-17 में कृषि ऋण के लिए लक्ष्य अब का सबसे अधिक 9 लाख करोड़ रुपए होगा। किसानों पर ऋण अदायगी के भार को कम करने के लिए बजट अनुमान 2016-17 में ब्याज सहायता के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने अति महती और अग्रणी स्कीम अर्थात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनुमोदन किया है। इस स्कीम के कारगर कार्यान्वयन के लिए मैंने बजट 2016-17 में 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ देश भर के किसानों को मिले। आप चाहें तो बैठकर पढ़ सकते हैं। We will have to ensure that the benefit of the MSP reaches. इसके लिए 2016-17 के 3 specific initiatives will be taken. 3 पहल हमने की हैं। पहला, शेष राज्यों को विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरा, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से ऑनलाइन अधिप्राप्ति प्रणाली शुरू की जाएगी। इससे वास्तविक अधिप्राप्ति के पूर्व पंजीकरण और मॉनिटरिंग के जरिए पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को सुविधा होगी। तीसरा, दालों की खरीद के लिए कारगर प्रबंध किए गए हैं। किसान अपनी पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए अन्य संबद्ध कार्यकलाप भी करते हैं। किसानों के लिए डेयरी उद्योग को अधिक लाभदायक बनाने के लिए 4 नई परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी। पहला, पशुधन संजीवनी, जो पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसमें पशु स्वास्थ्य कार्ड का प्रावधान है, जिसको नकुल स्वास्थ्य पत्र कहा जाएगा। दूसरा, एक उन्नत ब्रीडिंग प्रौद्योगिकी। तीसरा, ई पशुधन हॉट का सृजन, जो ब्रीडर और किसानों को परस्पर जोड़ने के लिए एक ई मार्केटिंग पोर्टल है। और चौथा, देसी प्रजनन के लिए एक राष्ट्रीय जेनोमिक केंद्र। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन आने वाले कुछ वर्षों में 8,050 करोड़ की लागत से किया जाएगा। शहद के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है, जो वर्ष 2013-14 के
18 से 20 किलोग्राम प्रति वर्ष के औसत से बढ़कर वर्ष 2015-16 तक 25 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति बॉक्स हो गई है। देश में शहद का कुल उत्पादन 14-15 के 76,150 मीट्रिक टन से बढ़कर 86,500 मीट्रिक टन हो गया। अब 90% घरेलू शहद का निर्यात किया जा रहा है। रूरल एरिया। अब आता हूँ ग्रामीण क्षेत्रों पर। कृषि के बाद अब मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सहायता अनुदान के रूप में ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को 2.87 लाख करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ये पिछले 5 वर्षों की अवधि की तुलना में 228% की महत्तर वृद्धि है। इस निधि के मौजूदा आवंटन से प्रति ग्राम पंचायत औसतन 80 लाख रुपए से अधिक और प्रति शहरी स्थानीय निकाय 21 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिलेगी। ये अधिक आवंटन गांवों एवं शहरों का कायाकल्प कर सकते हैं। इसे कार्य रूप देने के लिए पंचायती राज राज्यों के साथ कार्य करेगा और दिशा निर्देश तैयार करेगा। सूखा और ग्रामीण आपदा वाले क्षेत्रों पर ध्यान दिए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। इन आपदाग्रस्त क्षेत्रों के प्रत्येक ब्लॉक को दीन दयाल अंत्योदय मिशन के तहत एक विशिष्ट ब्लॉक के रूप में लिया जाएगा। बहुविध आजीविका के प्रोत्साहन के लिए स्व सहायता समूह के गठन की प्रक्रिया तेज की जाएगी। मनरेगा के तहत क्लस्टर सुविधा टीमों का गठन किया जाएगा जो जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को सुनिश्चित करेंगी। इन जिलों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भी प्राथमिकता दी जाएगी। वर्ष 2016-17 में मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। अध्यक्ष महोदया, ये जो धनराशि है ये अब तक की सबसे ज्यादा धनराशि खर्च की गई है मनरेगा के अंतर्गत। 300 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन, जिसका शुभारंभ हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, के तहत 300 ग्रामीण शहरी क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। ये क्लस्टर किसानों के लिए अवसंरचनाएं, सुविधाएं और बाजार पहुंच सुलभ कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास केंद्रों का परिपोषण करेंगे। ये युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे। 1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार कुल 18,542 गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2015 को राष्ट्र को किए गए अपने संबोधन में ये घोषणा की थी कि शेष गांवों का विद्युतीकरण 1000 दिनों में कर लिया जाएगा। 23 फरवरी 2016 तक 5,542 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मेरे विचार से विद्युत मंत्रालय बधाई के पात्र है इसके लिए। ये पिछले वर्षों में हासिल की गई कुल उपलब्धियों से भी अधिक है। सरकार 1 मई 2018 तक 100% गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीमों हेतु 8,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। स्वच्छ भारत मिशन विशेषकर ग्रामीण भारत में स्वच्छता और सफाई की स्थिति सुधारने का भारत का सबसे बड़ा अभियान है। ये विषय राष्ट्रपिता के हृदय के करीब था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार संसद में स्वच्छता पर एक व्यापक बहस हुई। ये लगभग प्रत्येक परिवार में चर्चा का विषय बना। हमने स्वच्छता के संबंध में शहरी क्षेत्रों के श्रेणीकरण की शुरुआत की है, जिसके परिणाम स्वरूप नगरों और शहरों के बीच एक रचनात्मक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए 9,000 करोड़ रुपए की इस बार व्यवस्था की गई है। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए उन गांवों को पुरस्कृत करने हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम से प्राथमिकता प्राप्त आवंटन किया जाएगा, जो खुले में शौच करने की समस्या से मुक्त हो चुके हैं। हमने अपनी आबादी से और अधिक लाभ उठाने की आवश्यकता है। हमें भारत
के ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता का प्रसार करना होगा। 16.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 12 करोड़ परिवारों के पास कंप्यूटर नहीं है और इन परिवारों में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो डिजिटल दृष्टि से साक्षर हो। हम डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 2 स्कीमें पहले ही अनुमोदित कर चुके हैं। ये स्कीम है राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान दिशा। अब हम ग्रामीण भारत हेतु एक नई डिजिटल साक्षरता मिशन स्कीम आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें अगले 3 वर्षों के भीतर लगभग 6 करोड़ और परिवारों को शामिल किया जाएगा। इस स्कीम का ब्यौरा अलग से दिया जाएगा। विवाद मुक्त स्वामित्व बनाने के लिए भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत नवीकृत किया गया है और इसे 1 अप्रैल 2016 से केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। इस नवीकृत कार्यक्रम से एक समेकित भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली तैयार होगी। इस परियोजना 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्थानों को अभिशासन क्षमता विकसित करनी होगी ताकि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। इसलिए एक नई पुनर्संरचित स्कीम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए वर्ष 2016-17 में 655 करोड़ रुपए रखे गए हैं। समग्र ग्रामीण विकास के लिए मैंने वर्ष 2016-17 के बजट में 87,765 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मैडम, मैं कंटिन्यू? मैं अब बैठ के पढ़ूं? सोशल, अब मैं आता हूँ सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य देखरेख सहित। जब स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि भारत के पुनर्निर्माण के लिए हम क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब तक भारत की जनता एक बार फिर से शिक्षित नहीं होती, उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, उनकी देखभाल नहीं की जा सकती, तब तक उसके लिए राजनीति के कोई मायने नहीं है। मैं अब सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अपने प्रस्तावों की मुख्य बातें प्रस्तुत करता हूँ। हमारे देश में रसोई गैस के सिलेंडरों को उच्च मध्य वर्ग की विलासिता की वस्तु माना जाता है। धीरे धीरे ये मध्यम वर्ग तक फैल गई, लेकिन गरीबों के लिए रसोई गैस सुलभ नहीं है। भारतीय महिलाओं को भोजन बनाते समय धुएं के अभिशाप का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार रसोई घर में आग जलाना 1 घंटे में 400 सिगरेट जलाने के बराबर है। इस स्थिति में सुधार लाने का अब समय आ गया है। हमने गरीब परिवारों की महिला सदस्यों के नाम से एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिए एक विशाल मिशन आरंभ करने का निर्णय लिया है। मैंने इन एलपीजी कनेक्शनों को मुहैया कराने के लिए आरंभिक लागत पूरी करने के लिए इस बजट में 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसमें 16-17 में लगभग 1 करोड़ 50 लाख बीपीएल परिवारों को लाभ होगा। ये स्कीम कम से कम 2 वर्ष तक जारी रहेगी ताकि इसके तहत कुल 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को शामिल किया जा सके। इससे देश भर में रसोई गैस की सर्वसुलभ कवरेज सुनिश्चित होगी। इस उपाय से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। इससे भोजन बनाने की मेहनत और उससे लगने वाला समय भी कम होगा। इससे रसोई गैस की आपूर्ति श्रृंखला में ग्रामीण युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। मैं इस अवसर पर 75 लाख मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वैच्छिक रूप से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी। उनका ये कार्य देश के लिए गर्व का विषय है। गंभीर बीमारियां अप्रत्याशित और बड़े खर्च का अकेला सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो प्रतिवर्ष लाखों परिवारों को गरीबी रेखा में ले जाता है। परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भारी असर डालती है और उनकी आर्थिक सुरक्षा की बुनियाद हिला देती है। ऐसे परिवारों की मदद के लिए सरकार एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना शुरू करेगी, जिसमें प्रति परिवार 1 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। इस श्रेणी के 60 वर्ष और इससे अधिक की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30,000 रुपए का एक अतिरिक्त टॉप अप पैकेज भी दिया जाएगा।
क्वालिटी मेडिसिन, किफायती कीमतों पर स्तरीय औषधियां बनाना एक मुख्य चुनौती हमारे लिए रहा है। हम जेनेरिक औषधियों की आपूर्ति को बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री की जन औषधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान 3000 स्टोर खोले जाएंगे। भारत में प्रतिवर्ष गुर्दे की बीमारी के अंतिम चरण पर पहुंच चुके 2.2 लाख नए रोगियों की बढ़ोतरी हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप 3.4 करोड़ डायलिसिस यंत्रों की अतिरिक्त मांग बढ़ गई है। भारत में लगभग 4,950 डायलिसिस केंद्र हैं, जो मुख्यतः निजी क्षेत्र और प्रमुख शहरों में हैं। इस वजह से केवल आधी मांग की ही पूर्ति होती है। प्रत्येक डायलिसिस सत्र के लिए लगभग 2,000 रुपए का खर्च आता है, जो प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए से अधिक बैठता है। इसके अलावा अधिकतर परिवारों को डायलिसिस सेवाओं के लिए अक्सर लंबी दूरी तय करके कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिनसे यात्राओं पर भारी खर्च होता है और मजदूरी की हानि होती है। इस स्थिति का समाधान करने के लिए मैं राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम की शुरुआत करने का प्रस्ताव करता हूं। सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेवाएं मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकारी निजी भागीदारी मोड के जरिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसकी लागत को कम करने के लिए मैं डायलिसिस उपकरणों के कुछ हिस्से पुर्जों पर बुनियादी सीमा, उत्पाद शुल्क, सीवीडी और एसईडी की छूट का भी प्रस्ताव करता हूं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी सफल व्यावसायिक उद्यम शुरू करने और उन्हें सफलतापूर्वक चलाकर बड़ी आशा जगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने का आह्वान किया है, ताकि वे नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकें। मुझे आपको ये सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम को मंजूरी दी है। इस परियोजनार्थ 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। ये स्कीम प्रत्येक श्रेणी के एक उद्यमी के लिए प्रतिवर्ष प्रति बैंक शाखा कम से कम ऐसी 2 परियोजनाओं को मदद देगी। इस स्कीम से लगभग 2.5 लाख उद्यमी लाभान्वित होंगे। हम डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहे हैं। यह वर्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का वर्ष होना चाहिए। हमने उद्यमिता परितंत्र निर्मित करने के संबंध में दलित भारत वाणिज्य और उद्योग मंडल के साथ विस्तृत चर्चा की। उद्योग संघों के साथ भागीदारी करके सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव है। ये केंद्र उन ऐसे उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि केंद्र सरकार की अधिप्राप्ति नीति 2012 के अंतर्गत दायित्व पूरे किए जा सकें। अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा कौशल विकास की स्कीमों जैसे बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा उस्ताद स्कीम का कारगर क्रियान्वयन किया जाएगा। अब आता हूं शिक्षा, कौशल और रोजगार सृजन पर। मैं अब शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन के अंतर्गत किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जो मेरे बजट प्रस्ताव का चौथा स्तंभ है। शिक्षा। देश भर में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ करने के बाद अब हम शिक्षा के स्तर पर ध्यान देकर अगला बड़ा कदम उठाना चाहते हैं। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बड़ा आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा अगले 2 वर्ष में इस योजना में अभी तक शामिल न किए गए शेष जिलों में 62 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। हम उच्च शिक्षण संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि उन्हें विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थाएं बनने में मदद मिल सके। 10 सरकारी और 10 निजी संस्थाओं को एक समर्थकारी विनियामक संरचना मुहैया कराई जाएगी, ताकि वे विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के रूप में उभर सकें। इससे आम भारतीयों को उच्च स्तरीय शिक्षा का कम खर्च होगा और एक विस्तृत स्कीम बनाई जाएगी। हमने 1000 करोड़ रुपए के आरंभिक पूंजी आधार के साथ उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी हेफा स्थापित करने का निर्णय लिया है। हेफा न हानि न लाभ के आधार पर कार्य करने वाला संगठन होगा, जो बाजार से निधियां प्राप्त करेगा तथा इसकी अनुपूर्ति दान और CSR निधियों से करेगा। इन निधियों का उपयोग हमारी शीर्ष संस्थाओं में
अवसंरचना सुधार के वित्त पोषण हेतु किया जाएगा और इसकी व्यवस्था आंतरिक निधियों से की जाएगी। विद्यार्थियों, उच्चतर शिक्षण संस्थाओं, नियोक्ताओं और अभ्यर्थियों को डिग्री प्रमाण पत्र सुलभ कराने के लिए प्रतिभूति निक्षेपागार की तर्ज पर विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रों, कॉलेज उपाधियों, शैक्षणिक पुरस्कारों तथा अंक तालिकाओं संबंधी एक डिजिटल निक्षेपागार की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। अब आता हूं कौशल विकास पर। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य हमारी मानव आबादी का लाभ उठाना है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन ने अपनी शुरुआत से एक विस्तृत कौशल विकास पारितंत्र तैयार किया और इसके तहत 76 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है। हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए उद्यमिता को युवाओं के दरवाजों पर लाना चाहते हैं। हमने देश भर में 15,000 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का निर्णय लिया है। मैं इन कार्यक्रमों के लिए 1700 करोड़ रुपए की राशि अलग से रख रहा हूं। हमने उद्योग जगत और शिक्षाविदों की भागीदारी से एक राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया है। हम अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कुशल बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को और अधिक उन्नत बनाने का प्रस्ताव करते हैं। उद्यमिता, शिक्षा और प्रशिक्षण व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के जरिए 2200 कॉलेजों, 300 विद्यालयों, 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा 50 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रदान किया जाएगा। उद्यमी बनाने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों, खासकर देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए व्यक्तियों को मार्गदर्शकों और ऋण बाजारों से जोड़ा जाएगा। माता हूं रोजगार सृजन पर। औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार के सृजन की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नामांकन कराने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए उनकी नियुक्ति तारीख से प्रथम 3 वर्षों के लिए 8.33% के हिसाब से कर्मचारी पेंशन बीमा अंशदान का भुगतान करेगा। इससे नियोक्ता बेरोजगार व्यक्तियों को भर्ती करने और अनौपचारिक कर्मचारियों को भी बहियों में दर्ज करने के लिए प्रेरित होंगे। इस व्यवस्था को अर्धकुशल और अकुशल कामगारों के लक्षित समूह पर मार्गीकृत करने के उद्देश्य से ये स्कीम 15,000 रुपए प्रति माह तक के वेतन भोगियों पर भी लागू की जाएगी। मैंने इस स्कीम के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त वित्त विधेयक 2016 में आयकर अधिनियम की धारा 80 के अधीन उपलब्ध रोजगार सृजन प्रोत्साहन का दायरा और अधिक व्यापक तथा उदार बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यह कटौती न केवल किसी कारखाने में वस्तुओं के विनिर्माण से आय प्राप्त करने वाले कर निर्धारितों के लिए उपलब्ध होगी, बल्कि सभी निर्धारितों के लिए भी उपलब्ध होगी जिनकी इस अधिनियम के तहत सांविधिक लेखा परीक्षा की जाती है। इस प्रकार ऐसे सभी कर्मचारियों को देय परिलब्धियों के 30% की कटौती का 3 वर्षों तक दावा किया जा सकता है। वर्ष के दौरान उन्हें नियोजित करने वाले दिनों की न्यूनतम संख्या को भी 300 से घटाकर 240 दिन किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि 25,000 रुपए से अधिक मासिक परिलब्धियों वाले कर्मचारियों के संबंध में कोई कटौती स्वीकार्य नहीं होगी। इसके अलावा उन कर्मचारियों के संबंध में भी कोई कटौती स्वीकार्य नहीं होगी जिनके लिए सरकार संपूर्ण कर्मचारी पेंशन स्कीम की अदायगी कर रही है। जुलाई 2015 में एक राष्ट्रीय करियर सेवा प्रारंभ की गई। रोजगार चाहने वाले 35 मिलियन से अधिक लोग इस सेवा में पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। हम 2016-17 के अंत तक 100 मॉडल करियर केंद्रों को संचालन योग्य बनाने का प्रस्ताव करते हैं। हम राज्य के रोजगार कार्यालयों को राष्ट्रीय करियर सेवा प्लेटफॉर्म से जोड़ने का भी प्रस्ताव करते हैं। खुदरा व्यापार देश में सबसे बड़ा सेवा क्षेत्र नियोक्ता है। यदि विनियमों को सरल बनाया जाए तो इस क्षेत्र में और भी अधिक रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। यदि शॉपिंग मॉलों को सप्ताह के 7 दिन खुला रखा जा सकता है तो छोटी और मध्यम दुकानों क्यों नहीं। इन दुकानों को स्वैच्छिक आधार पर सप्ताह के सभी 7 दिन खुले रहने का विकल्प दिया जाना चाहिए। वस्तुतः अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश, प्रतिदिन कार्य घंटों की संख्या आदि के दृष्टिगत कामगारों के हितों को भी सुरक्षित करना होगा। हम एक ऐसा मॉडल दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक परिचालित करने का प्रस्ताव करते हैं जिसे राज्य सरकारों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। अवसंरचना और निवेश। बजट के मुख्य विषय ट्रांसफॉर्म इंडिया का 5वां सहायक स्तंभ है अवसंरचना और निवेश। सड़क क्षेत्र में पुराने कारकों के कारण
वर्ष के प्रारंभ में 70 से अधिक परियोजनाएं अटकी पड़ी थी। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 8,300 किलोमीटर थी, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल था। अनुकरणीय और सकारात्मक हस्तक्षेप कार्रवाई से इनमें से लगभग 85% परियोजनाएं पुनः पटरी पर आ गई हैं। भारत में पहली बार 2015 में सर्वाधिक किलोमीटर के राजमार्ग की संविदा प्रदान की गई है। साथ ही मोटर वाहनों का सर्वाधिक उत्पादन भी 2015 में किया गया और यह अर्थव्यवस्था के विकास का संकेत है। लेकिन इससे एक चुनौती भी उत्पन्न हो गई है, अतः हमने सड़क निर्माण की प्रक्रिया की गति भी तेज कर दी है। मैंने राजमार्गों के लिए बजट में 55,000 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन का प्रस्ताव किया है। इसे NHAI द्वारा ब्रांडों के जरिए जुटाए जाने वाले अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपए की राशि से और बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार 2016-17 के सड़क क्षेत्र में कुल निवेश प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आवंटन सहित 97,000 करोड़ होगा। रेलवे के पूंजीगत व्यय को मिलाकर 2016-17 में सड़कों और रेलवे संबंधी कुल परिव्यय होगा रेल पर और सड़कों पर, जिसके बारे में प्रभु जी ने भी घोषणा की थी, वो 2,18,000 करोड़ रुपए होगा। हम 2016-17 में लगभग 10,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों को अनुमोदन देने की भी आशा करते हैं। यह गत 2 वर्षों की तुलना में कहीं अधिक होगा और वर्ष 2016-17 में सड़क परियोजनाओं के पूर्ण होने की गति में लगभग 10,000 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त लगभग 50,000 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों को भी राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नत करने का कार्य शुरू किया जाएगा। 2000 अवसंरचना के लिए कुल परिव्यय 2016-17 में वो 2,21,246 करोड़ रुपए बैठता है। अध्यक्षा जी, ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है। जो हमारे यहाँ यातायात है उसको हम अधिक और दक्ष बनाना चाहते हैं, आम आदमी के लिए, मध्यम वर्ग के लाभार्थ के लिए। यह पूर्णतः एक अपरिष्कृत क्षेत्र है जिसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। परमिट राज का उन्मूलन हमारा मध्यावधिक लक्ष्य होगा और सरकार मोटर वाहन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करेगी और सड़क परिवहन क्षेत्र को यात्री के खंड में खोलेगी। राज्यों के लिए एक समर्थकारी परितंत्र उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उन्हें एक नए विधिक ढांचे को अंगीकार करने का विकल्प दिया जाएगा। उद्यमी कतिपय कार्यदक्षता एवं सुरक्षा मानदंडों का पालन करने के अधीन विभिन्न मार्गों पर बसें चला सकेंगे। इस युगांतकारी पहल के मुख्य लाभों में अधिक दक्ष सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, लोगों को और अधिक जन सुविधा, इस मरणासन क्षेत्र में नया निवेश, हमारे युवाओं के लिए नए रोजगार, स्टार्टअप उद्यमियों का विकास और अन्य कई गुना प्रभाव शामिल होंगे। इन उपायों से हम विकास के मार्ग पर अधिक तेजी से बढ़ पाएंगे। वर्ष 2015 में भारत के बड़े पत्तनों ने अब तक की सर्वाधिक गुणवत्ता वाले कार्यों को हैंडल किया है। हमने बड़े पत्तनों में अब तक की सर्वाधिक क्षमता का भी अभिवर्धन किया है। हम पत्तनों को आधुनिक बनाने और उनकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। सागरमाला परियोजना पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है। हमें देश के पूर्वी और पश्चिम दोनों समुद्री तटों में नए ग्रीनफील्ड पत्तन विकसित करने की योजना बना रहे हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग संबंधी कार्य भी शीघ्रतापूर्वक किया जा रहा है। इस पहल के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। नागर विमानन क्षेत्र में सरकार असेवित
सेवित और अल्प सेवित विमानपत्तनों को पुनः चालू करने के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है। देश में लगभग 160 विमानपत्तन और राज्य सरकारों के पास हवाई पट्टियां हैं। इनमें से प्रत्येक को 50 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए तक की अनुमानित लागत से पुनः चालू किया जा सकता है। हम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए इनमें से कुछ विमानपत्तनों का विकसित करने के लिए राज्य सरकारों के भागीदार बनेंगे। इस प्रकार भारत के विमानपत्तन प्राधिकरण के पास 25 में से 10 आक्रामक हवाई पट्टियों को भी विकसित करेंगे। महोदया, एक और दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा, भारत में तेल और गैस सहित प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है, तथापि उनका अन्वेषण और दोहन हमारी क्षमता से कम रहा है। हाइड्रोकार्बन का आयात हमारे कुल भारतीय आयात का एक बड़ा हिस्सा है और हमारे यहाँ बढ़ रही मांग की स्थिति है। उत्पादन में लगभग स्थिरता है, जिसके फलस्वरूप आयातों में तीव्र वृद्धि हो रही है। आत्मनिर्भरता के प्रति हमारे अभियान के भाग के रूप में सरकार गहरे पानी, अति गहरे पानी और उच्च दबाव, उच्च ताप वाले क्षेत्रों में, जिसमें लगातार लागत, उच्चतर जोखिमों के चलते वर्तमान में दोहन नहीं किया जा रहा है, से गैस उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है। नए अन्वेषणों का एक प्रस्ताव विचाराधीन है तथा जिन क्षेत्रों में भी उत्पादन आरंभ किया जाना है, उन्हें पहले एक निर्धारित विपणन स्वतंत्रता दी जाए। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए एक पूर्व निर्धारित अधिकतम मूल्य ज्ञात किए जाएं, जो वैकल्पिक ईंधनों के पहुंच मूल्य के सिद्धांत पर तय किया जाएगा।